जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जब वो पेश हुए, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेतुका बयान दे जाते हैं, कुछ बरबोला में बोल जाते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल आपके सामने स्वीकार करता हूं कि वो जो बेतुका बयान था उसका हम प्रतिकार करते हैं। हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारी उन बहनों का सम्मान है कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था, उनको 2 चिटकी सिंदूर की क्या औकात है वो बताने का प्रयास किया गया कि पाकिस्तान की क्या हालात हो गई है। अब का समय आर्थिक रूप से मारने का आ गया है, अब का समय टेक्नोलॉजी से मारने का आ गया है। आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मतभेद पैदा हो चुके हैं, और मतभेद ही नहीं मनभेद तक पैदा हो चुके हैं, उनके लोग ही पाकिस्तान का प्रतिकार कर रहे हैं यह सोचकर कि आप भारत से कैसे लड़ जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद जी। स्वागत है सर आपका। और हमारी सहयोगी अजरा है। राहुल जी, बीजेपी की तैयारी कैसी चल रही है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, जिस पार्टी का चिन्ह कमल हो और जो मां लक्ष्मी का प्रतीक हो, उसकी तैयारी कैसी हो सकती है? उसके आने की तारीख हर कोई इंतजार करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, और हम जब भी कोई कार्य को करते हैं, चाहे वो उसका अगर प्रमाण लेना है तो उसको प्रमाण किया जा सकता है। एक झोपड़ी में जाकर किसी व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि क्या आपको सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, वो हमारे सच्चे गवाह होंगे कि हमें वास्तव में हमने वो विकास किया या ना किया, और क्या हमें चुनाव के लिए आना चाहिए, हमारी तैयारी कैसी है वो बता देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री को लेकर रस्साकसी तो है? देखिए, जब आप घर में रहते हैं तो अगर आपके 4 बच्चे हैं तो पिता किसी एक को पसंद करता है, और जो काबिल होता है उसी को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जो मुख्यमंत्री को लेकर जो अटकलें लगाई जाती है वो कोई चर्चा का विषय नहीं होता है। मतलब काबिल कौन लगते हैं आपको? बीजेपी में कोई तो काबिल लगते होंगे ना? देखिए, बात काबिलियत की नहीं है, बात यहाँ पे गठबंधन की है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे वो जो 5 पांडव की हम बात करते हैं, वो सब मिलकर अपना विधायक दल का जब नेता चुनेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश जी ही होंगे। यही तो कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक मैं आपको ये, जैसे कि नीतीश कुमार की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है, क्या इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है? देखिए, ये बातें तब भी हो सकती थी जब 2020 के चुनाव में नीतीश जी और चिराग पासवान जब अलग अलग थे, तो उस समय भी इस तरह की चर्चाएं हो सकती थी। और जहां तक मिलने का स्वभाव होता है तो ये निश्चित तौर पे आपको मैं याद दिला दूं कि जब आप गठबंधन के साथी हैं या आप विपक्ष भी में हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और चुनाव की राजनीति पे अक्सर बातें होते रहती हैं। तो ये एक माना जाए तो एक ये व्यवहारिक मुलाकात थी जिसकी चर्चा आप मीडिया के अंदर कर रही हैं। अच्छा, तो अब बीजेपी में सीएम का चेहरा मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई है कि नहीं? बस सिर्फ एक नीतीश कुमार को आप लोग जैसे एनडीए की तरफ से रख दिए हैं, तो बीजेपी का एक चेहरा बता दें। अजरा जी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि 6 और 9 को कब प्रयोग करना है ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। और जो लोग हमें ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है, तो उनको एक बार महाराष्ट्र भी उठाकर देखना चाहिए, उनको एक बार बिहार के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनको एक बार हरियाणा भी देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम अभी भी कहते हैं, जब हम बड़े भाई की भूमिका में थे उस वक्त भी नीतीश जी को ही हमने सिरमौर बनाया था, और अभी भी जो बातें हैं वो वहीं जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो बीच बीच में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम कैसे आ जाता है? देखिए, जब कोई कार्य को करता है और आपके जो सहयोगी हैं, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, जब आपकी बातों को सुनता है तो आपकी मांगे होती हैं। देखिए, इसको इस तरह से समझा सकता है कि जब आप अपने परिवार में जब 4 बच्चे हमारे होते हैं तो वो कुछ मांगे करते हैं, तो ये पिता का दायित्व बनता है कि कौन किसकी मांगे कब पूरी करनी है। तो मैं आपको भरोसा दिला देता हूं कि जो नीतीश जी और माननीय सम्राट जी और माननीय विजय सिन्हा जी जो बातें कहते हैं वो ठीक है, वो अपना एक चर्चा हो सकता है, लेकिन जब तय करने का समय आता है तो तय हमारा वही होगा जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। अच्छा, जदयू को कितना सीट दे रहे हैं आप?
देखिए सीटें की जहां तक सवाल उठता है अजरा जी, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो 243 सीटें हैं और 5 पांडव को मिलकर तय करना है, तो ये मैं तय करने वाला नहीं होता हूं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व बांटकर तय करेंगे। और जब जो की कमेटी है, कुछ तो होगा ना आंकड़ा कि इतना सीट जदयू को देना है। नहीं, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। जो कमेटी है, जब हमने कहा कि 5 पांडवों की बातें की, तो 5 पांडव महाभारत के रण में भारी पड़ गए थे। तो ठीक उसी प्रकार जो रण छिड़ा है उसको कैसे फतेह करना है और उस लक्ष्य को कैसे भेजना है, ये 5 पांडव जब एक साथ टेबल पर बैठेंगे उस वक्त ये तय हो जाएगा। तो 20 साल से नीतीश कुमार ही सीएम है, बीजेपी एक चेहरा तय क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए अंशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा तय करने की बातें नहीं होती हैं। अगर आपकी काबिलियत बहुत ही अच्छी है, फिर भी ऐसा कुछ जगह आता है जहां आप अपने पिता के द्वारा जाने जाते हैं, कहा जाता है कि वो जो बच्चा है वो फलानवे का लड़का है। तो हमने सत्ता जब हासिल की थी 2005 में, तो हमने यही सोचकर किया था कि हमें बिहार की विकास के धारा को मुख्य धारा से जोड़ना है, विकास को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल उठता है और जो आप 20 साल की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो काबिल है वो आगे है। अच्छा, लगता है नीतीश कुमार ने अलग से खेला खेल रहे हैं चिराग पासवान के साथ, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को तय करना है। जब आप इस तरह के नैरेटिव लेकर आएंगे और जब आप इस तरह की बातें करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक चर्चा का विषय बनेगा। तो ये मेरे हिसाब से कोई चर्चा का विषय नहीं है। ना ही नीतीश जी इस तरह की रणनीति रच रहे हैं, ना ही चिराग जी रच रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है क्योंकि चिराग भी बोल रहे हैं कि उनको बिहार आना है, वो आना चाह रहे हैं। देखिए, बिहार की तो वो है ही, और बिहार आने का तात्पर्य यहाँ ये होता है कि बिहार की जनता के बीच में उनके कुछ विधायक अगर चुनकर आ जाते हैं, तो बिहार की राजनीति में भी वो अपनी रणनीति बनाकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो अगर बात करें चिराग पासवान की, तो उनकी पार्टी उनके सीएम को लेकर उनके नाम को उछाल रहे हैं। तो क्या एनडीए में क्या वो मान्य नहीं है? चिराग पासवान के चेहरे बीजेपी के लिए मान्य नहीं रह गए? देखिए अंशु जी, मैंने आपको कहा कि मांगे कितनी जायज हैं ये तय होता है कोर कमेटी के माध्यम से। हर पार्टियां चाहती है कि हमारा नेता शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचे और हमारे नेता को कमान मिले। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि जब रणनीति तैयार की जाएगी लक्ष्य को भेजने के लिए, उस समय ये सारे नैरेटिव ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा, चुनाव का एजेंडा क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर भी चुनावी एजेंडा में शामिल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह स्वभाव रहा है कि हम अपने मान और सम्मान से कभी कोई समझौता नहीं करते, चाहे वो राष्ट्रहित की बातें हो या विदेश नीति की बातें हो। हम सब में तटस्थ से रहना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारी उन बहनों का सम्मान है कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था, उनको 2 चिटकी सिंदूर का क्या औकात है वो बताने का प्रयास किया गया कि आप हमारे घर में घुसकर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हम रुकेंगे नहीं। जो 140 करोड़ जनता की बात है, तो वो सारे लोग तैयार थे और सारे लोगों ने साथ दिया। और जो ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी रणनीति से जोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दा था, वो चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। हम क्षेत्रीय मुद्दे पे आएंगे और क्षेत्र के जो विकास की बातें हैं, हमने अब तक क्या किया, ये रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि हम क्यों आने वाले हैं। हम विपक्ष से जनता को बचाना चाहेंगे 4 चीजों से: लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये जो, और साथ में जो जातीय उन्माद फैलाना। इन सारे नैरेटिव को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का पुनः गठबंधन होगा और फिर वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से वापसी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला? कई लोग शहीद हुए, जिनमें बिहार के भी कई सैनिक थे। तो क्या लग रहा है, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान की बात छोड़िए, इससे हुआ क्या, ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, जो मातृभूमि को रक्षा करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, उनका कोई भी धर्म हो, जब मातृभूमि की रक्षा करने जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार है। तो आपने जो प्रश्न पूछा मुझसे कि इससे क्या मिला और क्या खोया, हमने जो खोया उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या मिला, जो मिला उस पर चर्चा करते हैं। तो लोग बोल भी रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना था, अभी और लंबा होना था। इतने कम टाइम के लिए क्यों हुआ? लड़ाई अगर होना था तो और लंबा होना था। मैं आपको बता दूं हमको क्या मिला, पहले इस पे आते हैं। हमें क्या मिला? हमें सबसे पहले हमने 3 तरीकों से पाकिस्तान को घेरा, जो अब तक की किसी सरकार ने नहीं किया था। पहला, हमने वाटर स्ट्राइक किया। दूसरा, हमने कूटनीति अपनाकर पाकिस्तान की छत। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमें क्या मिला, हमने 3 एक्शन लिया। काइनेटिक एक्शन, जिसका इंतजार हमारे देश की जनता कर रही थी, हर एक लोगों की मांग थी कि काइनेटिक एक्शन क्या हुआ ये दिखाने के लिए।
दूसरा वाटर स्ट्राइक हमने किया। तीसरा जो लोग इस बातों को कहते थे कूटनीति व्यवस्था की जो बात करते हैं, आपको देखना होगा, इस चीज को समझना होगा कि जब 2014 के पहले जब किसी प्रकार की घटना घटती थी तो एक डिसीजन लेने में कितना वक्त लगता था। दूसरा आपको ये समझना होगा कि जो भी मुस्लिम कंट्री होते थे खास करके वो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाते थे। इस बार आप देखिए कि मुस्लिम कंट्री में मात्र 2 देश ही जाकर उनके साथ खड़ा हुआ है। पहले तो यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले ये घटनाएं घटी क्यों? अगर अलर्ट रहते, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर वो अलर्ट मूड में रहते तो इतनी जो जाने गई इस लेवल तक जो भी अब मामला बिगड़ा वो बिगड़ती ही नहीं। अब मैं आपके पहले प्रश्न को उत्तर दे दूं। और हमने जो कार्यों को किया और जो पूरे विश्व ने देखा कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना को ताकतवर बनाया करते थे, आज वो सब लोग हमारे सामने ध्वस्त हो गए। यानी कि भारत ने क्या प्रूफ किया? भारत को मिला उसका सम्मान, भारत को मिला उन बहनों के सिंदूर मिटाने वाले को उनकी औकात बताने इसी और बीच में हम आपको एक बताना चाहेंगे मिला। कि जो विजय शाह ने भी तो, आप बीजेपी के जो विजय शाह ने हैं उन्होंने भी तो कर्नल सूफिया कुरैशी को लेके इतना गलत बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो कुरैशी जी की बातें की कि वो हमारी बहन हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जब वो पेश हुए, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेतुका बयान दे जाते हैं, कुछ बड़बोला में बोल जाते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल आपके सामने स्वीकार करता हूं कि वो जो बेतुका बयान था उसका हम प्रतिकार करते हैं, करते हैं। राहुल आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अजरा आपका भी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।